फ्लोरा भी तमाम खतरों से बेनियाज होकर खाने पर जट पड़ी। जब हम खूब सैर होकर खा चुके तो जंगलियों ने हमें पानी फराहम किया। इतने दिनों बाद ये मकौवी ग़िज़ा खाकर नशा तारी होने लगा था। नरम घास का फर्श नरम विल्तैफ हुआ। जल्द ही गुनूदगी हम पर गालिब आ गई। सरंगा सबसे पहले सोया, फिर शेख ताहिर और सरिता। मैं और फ्लोरा जागते रहे। फ्लोरा इन सब की मौजूदगी के बावजूद मेरे बहुत करीब आकर दराज हो गई और मैंने इसे अपने बाजुओं में समेट लिया। इतने दिनों की अजियत के बाद तबीयत में कुछ तरंग सी महसूस हुई थी। फ्लोरा मेरे सीने से लगकर इसमें गुम हुई जाती थी। एक बार फिर इसे इख्तिलाज हुआ। वो सिसक कर कहने लगी, जाबिर, तुम इन जंगलियों के रस्म वरवाज से वाकिफ नहीं हो। सफ़ेद फाम औरत के मामले में ये बड़े नदियदे होते हैं। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। तुम मुझे अपने हाथों से गला घूंट कर मार डालो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो फ्लोरा? मैंने इसे चमकते हुए कहा। नहीं जाबिर, हर लम्हा जो गुज़र रहा है मुझे खतरे का एहसास दिला रहा है। तुम मेरी बड़ी तमन्ना रखते थे, किस्मत ने हमें किस कदर करीब कर दिया है। काश मैं तुम्हें बैरूत में मलती। फ्लोरा बड़ी दिल शिकन बातें कर रही थी। पगली, मैंने कहा, हम यहां से जरूर आजाद हो जाएंगे। मैं अब भी मायूस नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम इतनी हरासा क्यों हो? फ्लोरा का खौफ कम नहीं हुआ। वो मायूस कुन बातें करती रही। हम दोनों जल्द सो गए। कब सोए इसका इल्म नहीं, बस बातें करते करते सो गए। डॉक्टर जवाद के हज़ियानी कहकहों की आवाज़ ने मुझे जगा दिया, जो किसी करीबी झोंपड़े में मुक़य्यद था। मैंने आंखें मिलते हुए अपनी घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त दिन के 3 का अमल था। मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा था। करवट बदलकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी गुनूदगी का एक हल्का सा झुमका आया था कि बाहर से किसी जंगली की आवाज़ उभरी। वो अपने किसी साथी से मुखातिब था। शोइला इसे ले गया। इसने कालारी की बात मानकर अच्छा नहीं किया। मुक़द्दस अक़बला से मशवरा किए बगैर शोइला इसे ले गया। अगर मुक़द्दस अक़बला नाराज़ हो गई तो इसका सहर उसे तबाह कर देगा, और अगर कालारी ने शोइला को रोकने की कोशिश की तो शोइला इसे ख़त्म कर देगा। मुक़द्दस अक़बला मोहतरम है, वो अजीम है। वो शोइला को मनमानी नहीं करने देगी। वो मौत को इशारा करके इसे ख़त्म कर देगी, मगर इससे पहले शोइला इस खूबसूरत लड़के की नर्म हड्डियों का सारा गूदा चूस चुका होगा। दूसरे ने कहा, तुमने देखा शोइला किस खामोशी से इसे उठे ले गया। कालारी तो किया, लड़के के साथियों तक को खबर न हो सकी। आहिस्ता बोलो, हमें खुद जुबान नहीं खोलनी चाहिए। अक़बला के कान बड़े हैं। शोइला भी दूर बैठा हमारी बातें सुनने पर कादिर है। लड़की का साथी भी हमारी जुबान समझ सकता है। हो सकता है वो जाग रहा हो। अब नींद का क्या सवाल था। मैंने तेजी से पलटकर घास फूस को टूला। सब वहां मौजूद थे, लेकिन फ्लोरा वहां मौजूद नहीं थी। मैंने अलिफाटे कर एक बार फिर झोंपड़ी का जायजा लिया। शेख ताहिर एक कोने में बदमस्त सो रहा था। सरिता और सरंगा एक दूसरे के करीब सिमटे सिमटाई हुए थे। क्या वही हो गया? वही जिसका अंदेशा कुछ देर पहले फ्लोरा ने जाहिर किया था। पहरेदारों का वो जुमला मेरी समात में सीसा उंडेलने लगा, जो उन्होंने अभी कहा था। शोइला इसे ले गया। इसने कालारी की बात मानकर अच्छा नहीं किया। मुक़द्दस अक़बला से मशवरा किए बगैर शोइला से ले गया। मेरे ज़हन में एक तूफान बर्पा हो गया। जाबिर, तुम्हारा तो सब कुछ लट गया। फ्लोरा चली गई है, अब क्या बाकी रह गया है? ये कैसी उलझन थी कि मैं इसे कहीं तलाश करने भी नहीं जा सकता था। ये रास्ते अजनबी, ये फिजा नामानूस, बाहर पहरेदार मौजूद, हर लम्हे एक ताज़ा अजियत का अंदेशा, हर वक्त मौत का खतरा। मैंने झोंपड़ी के तिनके हटाकर बाहर की तरफ देखा। वहां जंगलियों की एक बड़ी तादाद जमा थी।
इस सूरत में बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी मजबूरियां, मेरी बेबसियां, एक सरकश और मुहिम जो शख्स जो आग में कूद पड़ता था, उसे इस तिलिस्म खाने में अपना वजूद एक हकीर कीड़े की तरह महसूस हुआ। मैंने झुंझलाकर अपने बाल नोच लिए। अभी कुछ देर पहले वो कह रही थी, जाबिर, ये जंगली लोग सफ़ेद फाम औरत के मुकाबले में बड़े नदियदे और दरिंदे होते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बेहतर है कि तुम अपने हाथों से मेरा गला घूंट कर मुझे मार डालो। काश मैं इसे मार देता। अब न जाने वो कहाँ होगी और आस पर क्या गुजर रही होगी। ये जालिम इसके साथ कैसा दर्दनाक सलूक कर रहे होंगे। इस जजीरे पर कदम रखते ही हमें नहुस्तों ने घेर लिया था। मैं झोंपड़ी में इधर से अलिफादेर दीवाना वाल घूम रहा था। कोई सूरत समझ में नहीं आई थी। एक बार फिर मैंने बाहर की तरफ झांका। पहरेदार सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने झोंपड़ी से कान लगा दिए। वो कह रहे थे, ये लोग मनहूस हैं। ये सफ़ेद फाम अजनबी ज़रूर कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। अगर शव्वाल और कालारी में ठन गई तो इन दोनों पर आसमानी बलाएं नाजिल होंगी। शोइला, अजीम शोइला, वो इस जजीरे का चीता है। मुकद्दस अकुबला की इस पर नज़र है। कालारी के इससे टकराने का मकसद यही होगा कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं। चुप रहो। हमें कोई बात, कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि शोइला और कालारी दोनों अकुबला के सरदार हैं? इन दोनों पर अकुबला की इनायतें साया गुस्तर हैं। कालारी सियाह जंगल के जानवरों का बादशाह है और जमीन पर रींगने वाले तमाम हशरात अलर्स शोइला के इशारों के मुंतजिर रहते हैं। मुकद्दस इकाबुल्ला ने दोनों को अलहदा अलहदा ताकतें दी हैं। इसने कालारी को शोइला से कम रुतबा नहीं दिया और शोइला को कहीं भी इससे फरो अंतर नहीं रहने दिया। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि शोइला या कालारी में किसी एक से हमारी तरफदारी जाहिर हो। हम मुकद्दस अकुबला के गुलाम हैं। इसकी कुव्वतें लामहदूद हैं। वो हमें अपनी अमान में रखे। मुकद्दस अकुबला हमें मुआफ करे। मगर सुनो, क्या शोइला हमारी मौजूदगी में इस सफ़ेद फाम लड़की को मुकद्दस अकुबला की इजाज़त के बगैर नहीं ले गया है? अगर उसने बाज़ पर्स की तो हम क्या जवाब देंगे? मगर शोइला के सामने हमारी क्या हैसियत है? हम शोइला को किस तरह रोक सकते थे? वो हमें अजदहों के हवाले कर देता। हमारे लिए खामोशी ही बेहतर है। खामोश रहो। देखो, अंदर कोई जाग गया है। शायद उन्हें इल्म हो गया है कि उनकी साथी उनसे जुदा कर दी गई है। मेरे खटके पर वो होशियार हो गए और खटका यूं हुआ कि मैंने आलम इस्तिराब में बांसों की बनी हुई झोंपड़ी की एक दर्ज खासे बड़े सुराख में तब्दील कर दी थी। और अगर वो चूकना ना हो जाते तो मैं शायद इस्तिरारी कैफियत में झोंपड़ी की कोई दीवार ढा देता। मैंने खुद को संभाला और अंदर घास के फर्श पर बेसादे गिर गया। मेरे औसान खता थे। फिर भी मैं रेंगता हुआ सरंगा की तरफ खिसक गया और उसके पीर का अंगूठा पकड़कर उसे बेदार करना चाहा। वो नींद से यूं हड़बड़ा कर उठा जैसे कोई ख्वाब देखते देखते अचानक इसकी आंख खुल गई हो। इसने आंखें मिलते हुए चौंक कर मुझे देखा और फौरन अपनी जेब पर नजर डाली जिसमें हर वक्त एक मूर्ति पड़ी रहती थी। मूर्ति बदस्तूर मौजूद पाकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और मुझसे शफीक लीजिए में कहने लगा, क्या है अजीजम जाबिर, क्या फिर कोई खतरा पेश है? मोहतरम सरंगा, फलोरा मौजूद नहीं है। मैंने मुस्तरिब लहजे में कहा। क्या किया? फलोरा मौजूद नहीं है। मगर वो कहाँ गई? इसने हैरत से पूछा। वो इसे ले गए सरंगा। हबशियों के कबीले का कोई सरदार फ्लोरा को अगवा करके ले गया। मैंने सरगोशियों में सरंगा को सारी तफसील बता दी। वो ताज्जुब और तरद्दुद से आंखें फैलाए मेरी सरगोशियां सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो इसने ऊपर की जेब से औरत की छोटी मूर्ति निकाली और मूर्ति नजरों के सामने करके न जाने किस जुबान में कुछ अलिफाल्टी सीधे फकरे दोहराने लगा।
मैं उसकी अजीबो गरीब हरकतें देखता रहा। चंद लम्हों बाद सरंगा ने मूर्ति दोबारा आंखों से लगा कर जेब में रखी और सर्द लहजे में बोला, जाबिर वो इसे ले गए इसलिए कि वो उन्हें पसंद आ गई थी। अजीजम हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ये पूरी फिजा तलिस्माती है। जो कुछ बाकी रह गया है इसी पर कनात करो। फलोरा तो चली गई, जो रह गए हैं उनकी फिक्र करो। सर निगाह खुदा के लिए कुछ सोचो, इतनी सन दिल्ली की बातें ना करो। जाबिर, मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का ख्वाब अंदाज़ा है। मुझे ये भी मालूम है कि यह सफ़र तुमने फ्लोरा ही की वजह से इख्तियार किया था, मगर यकीन करो फ्लोरा का अगवा हमारे लिए नेक शगुन है। दुनिया का उसूल है कि कुछ कुर्बानियां देकर ही कुछ हासिल किया जाता है। फ्लोरा की बर्बादी हमारे लिए बड़ी कारामद साबित होगी। तुम कोई फिक्र ना करो। ये जो सांस टका हुआ है पता नहीं क्यों है। हम सबको तो मर जाना चाहिए था मगर हम जिंदा हैं। तुम क्या कह रहे हो सरंगा? तुम बड़े मर्दुम आजार आदमी हो। मैंने सुकून दिल के लिए तुम्हें बेदार किया था, लेकिन तुम तो निश्तर चला रहे हो। सरंगा की बेरहम बेनियाजी और जहरीली बातें सुनकर मेरा खून खोल अलिफाते। वो नाजुक बदन लड़की नामालूम कुन अजियतों से दो चार होगी। मेरी चश्म तसव्वुर तो उन अजियतों का खाका खींचे पर भी कादिर थी और बुरा सरंगा उसकी बर्बादी को नेक शगुन कह रहा था। मेरा दिल चाहा कि बदबख्त सरंगा की जुबान खींच लूं, लेकिन हबशियों के मुकाबले में हमारी तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मैं उसे और कम नहीं करना चाहता था, लिहाजा खून का घूंट पीकर और दिल पर जबर करके बमुश्किल बोला, सरंगा दास फलोरा के बजाय वो सरिता को भी साथ ले जा सकते थे। इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? सरंगा के चेहरे पर खिंचाव पैदा हो मगर उसने बड़े तहम्मुल से कहा, इश्क ने तुम्हें मुस्तरिब कर दिया है। तुम मेरी बात पर नाराज हो गए हो, मगर अजीजम वक्त का इंतजार करो। इश्क में ऐसे मरहले भी आते हैं। वक्त तुम्हें बताएगा कि बूढ़े सरंगा ने जो कुछ कहा था वो सच है। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हलाकत से इश्क कहते हैं इंसानों पर एक खास उम्र पर क्यों नाजिल होती है? मेरे सफ़ेद बालों से तजुर्बे मुतरश्शे नहीं होते। मैं इश्क नहीं करता, मगर मैं सरिता के लिए एक और आला किस्म का जज्बा रखता हूँ, जो आम इश्क और शबाब वस्न के मकबूल व मारूफ तसव्वुर से कहीं ज्यादा बरतर व अफजल है। हकीकत पसंद हो। ये वाकयात बहुत गैर मामूली हैं। हम बलाओं में घर गए हैं। जाबिर, तुमने अभी खतरे पूरी तरह महसूस नहीं किए। तुम नौजवान हो। मैं कुछ देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें इसे नहीं देख सकती। मैं जो कुछ सुन रहा हूं वो तुम्हारी हिस्स शामा की रसाई से दावर है। तुम अपने बदन से सोच रहे हो, मैं दिमाग से मैं यहाँ एक नई दुनिया का मुशाहिदा कर रहा हूँ। जंग और जिदाल के बारे में गौर मत करो, बस जो कुछ हो रहा है इसे तस्लीम करते रहो। सरंगा के लहजे में बड़ी सर्दी थी, मगर मेरा हाल तो बहुत अबतर था। मैं तो अभी अपनी सांसों में फलोरा के लबों की खुनकी महसूस कर रहा था। इसके बदन का गुदाज अभी तक मेरे असाब में रींग रहा था। अभी इसकी वारफ्तगी और उसके शौक बेपाया का सरवर मेरे दिमाग से कहाँ उतरा था। मगर सरंगा, तुम ये तो तस्लीम करते हो। मैंने झुंझला कर कहा कि मेराज इश्क के लिए जो वक्त और उम्र मुतय्यन है मैं इसी से गुजर रहा हूं। फिर मेरी सरशोरियां, मेरा ये इज़्तिराब और मेरी ये बेताबियां फितरी हैं और उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। सरंगा ने सर हिलाकर कहा, फिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सरिता भी इस तरह अगवा की जा सकती है? वो चाहे जज्बा इश्क ना हो मगर कोई तो जज्बा होगा कि तुम सारी बस्ती को आग लगाने पर आमादा हो जाओ। मैंने तिल मिलाकर कहा, सरिता का जिक्र न करो। जाबिर, तुम नहीं जानते कि मैं इस सिया बर्रे आज़म अफ्रीका में क्यों आया हूं। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन गौर से इतना सुन लो कि सरिता को दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं कर सकेगी।
जब तक सरंगा जिंदा है वो दरियाए गंगा के मुकद्दस पानियों की तरह पाक व साफ रहेगी। सरंगा के लहजे में बड़ा एतमाद था। मैं उसे दीवाने की बौड़ समझा। न जाने वो क्या सोचकर ऐसी बातें कर रहा था। शायद वो सिकटिया गया था। अगर उसने पहरेदारों की गुफ्तगू सुन की होती जो अकुबला के दो सरदारों शोइल्ला और कालारी के मुतालिक वो अभी एक दूसरे से कर रहे थे, तो यकीनन वो ऐसी लिन तरानियां ना करता। मैंने इसकी बातों पर गौर करने के बजाय बेजारी के साथ इसकी तरफ से निगाहें फेर ली। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़कर दोबारा झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गया। बाहर से पहरेदारों की मध्यम सरगोशियों की आवाजें उभरी थीं, लेकिन मैं उन्हें ठीक तौर पर ना सुन सका। सरिता भी कसमसा रही थी, मगर शेख ताहिर अभी तक बेसादे पड़ा था। वक्त कुछ ज्यादा नहीं गुजरा था। हाँ, शाम के आसार करीब थे और सूरज इन्हितात की तरफ माइल नजर आ रहा था। अजीब कबनाक वक्त था। मैं अपने परेशान ख्यालात में अलिफालजे हुआ था कि सरंगा मेरे करीब आया और मेरे शानों पर हाथ रखकर मध्यम आवाज में बोला, अजीजम जाबिर, मैं तुम्हारे दिल की हालत महसूस कर रहा हूं। अपनी हालत संभालो, वक्त का इंतजार करो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं देवी देवताओं से तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। मुझे मालूम था सरंगा क्या कहेगा। सारे सफर में वो पुरसुकून रहा था। इसकी कुव्वत बर्दाश्त यकीनन कई आदमियों की कुव्वत बर्दाश्त का मुकाबला कर सकती थी। मैं अपने मुतालिक अर्ज कर चुका हूं कि मेरे अंदर बर्दाश्त और हिम्मत, जुरत और अक़दाम की कोई कमी न थी। मैं एक तनुमंद, लांबे कद और मर्दाना वजाहत की तमाम तर खूबियों से मुत्तसिफ था, मगर मैं हिम्मत हार रहा था। ये वाक़यात इतने हिम्मत शिकन और रूफरसा थे कि जाबिर जैसा शख्स निढाल हो गया था। फलोरा मिली, रुखसत हो गई, रुखसत हुई, फिर मिली और रुखसत हो गई। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि मैं उसके दायमी हुसूल का गोहर मकसूद ना पा सका। उधर सरंगा की बातें बड़ी संग दिलाना थी। जब मेरी महबूबा फलोरा किसी शोइल्ला की होसनिकी और दरिंदगी का शिकार हो रही थी, मुझे सरंगा की ये पुरसुकून और ठंडी गुफ्तार कतना अच्छी नहीं लगी। इसके लहजे में भी जहर की कड़वाहट महसूस हुई। मैंने इसका हाथ झटक कर अपने शाने से दूर किया। इस वक्त मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश अलिफाबेर कि काश सरिता भी किसी ऐसे ही हादसे से दो चार हो और मैं सरंगा की बेबसी का मजाक अलिफार्स को। बहरहाल मैं सरंगा का हाथ झटक कर दावर हटा रहा था कि बाहर आहट सुनाई दी। मैं बड़ी तेजी से घास फूस के ढेर पर दराज हो गया। सरंगा ने भी फुर्ती का मुजाहिरा किया और लपककर सरिता के करीब दराज हो गया। कदमों की आहट झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मैंने अपनी आंखें इस तरह बंद रखी कि उन्हें मेरे जागने का गुमान भी ना हो और मैं उन्हें देखता भी रहूं। पहले 2 सियाफाम हबशी अंदर आए। इनमें से एक के सर पर कोई शख्स लड़का हुआ था। इसने कुछ खौफजदा हालत में बड़ी एहतियात के साथ इस बोझ को यानी फ्लोरा को घास पर लिटा दिया। फ्लोरा की वापसी से मेरा दिल धड़कने लगा। जब मेरे करीब हबशी आया तो मैंने फिर आंखें बंद कर लें। वो रूफसा मंजर जो मैंने देखा था, आंखें बंद करने के लिए बहुत था। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों जा चुके थे। अलबत्ता 2 सियाफाम औरतें फ्लोरा पर झुकी हुई थीं और उनके कड़े हरकत में आकर आवाज पैदा कर रहे थे। मैं दरवाजा बंद देखकर इस तरह उठा जैसे अभी नींद से बेदार हुआ हूं। इन दोनों औरतों ने मेरी तरफ घूर कर देखा और हैरत से मुझे तकती रहीं। शायद उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी सफेद फाम शख्स को देखा था। मैं बहुत उजलत में अलिफाटे कर जमीन पर लेटी हुई बेहोश फ्लोरा के पास पहुंचा। अलिफाफ अल-अमान वाल हफीज, कौन इस बात पर यकीन करेगा, मगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात पर यकीन कीजिए। फ्लोरा के सारे बदन पर ऐसे मोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे
जिन्हें मैंने तस्वुर में भी कभी नहीं देखा था। वो जर्द जर्द कीड़े छोटे बिच्छुओं की शक्ल के थे। फ्लोरा का सिर्फ चेहरा उनसे महफूज था, और ये बड़ी हैरत की बात थी। मैंने आगे बढ़कर बेचैनी से उन्हें अलहदा करना चाहा, तो एक लड़की ने बहुत गैर मुहज्जब तरीके से मेरा हाथ झटक दिया, और पहली बार मैंने गौर से उनकी तरफ निगाह की। कोई मुबालगा नहीं अगर मैं ये कहूं कि वो अपने कबीले की सबसे हुसैन लड़कियां तस्वुर की जाती होंगी। उनका रंग सांवला था, नक्शबंदार तीखे, आज़ा मुतनासिब किसी करलांबा कद वो दोनों, और फ्लोरा के सर के दाएं बाएं बैठी हुई थी। उनके जिस्मों पर अनगिनत रंगों से मुख्तलिफ नक्शो निगार बने हुए थे। रुखसारों पर फूल कंदा थे और माथे पर रंग बरंगे पते। तहरीर की तहजीब माने है, वरना उनकी उरियानी की तफसील कम चौंका देने वाली नहीं है। उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें तजस्सुस और तशवीश से देखा, और फिर वो नजरों का कोई इशारा करके एक दूसरे को देखकर मुस्करा दे। शायद उन्हें इसका एहसास ही नहीं था कि सत्तर पोशी भी कोई चीज होती है। मेरी हालत ये थी कि मैं खुद उन्हें देखकर आंखें चरा रहा था, और गालिबन मेरी इस कैफियत, शर्मीलेपन और झीम से वो महफूज होने लगी थी। मैं चंद लम्हों में उनके लिए एक तमाशा बनकर रह गया था, कब्ल इसके कि मैं फ्लोरा के जिस्म पर रेंगने वाले जर्द कीड़ों के बारे में उनसे पूछता। मैंने सरंगा जैसे बुकरात शख्स को उठाना ज्यादा मुनासिब समझा, जो खुद इन औरतों को कुन आंखों से देख रहा था, और मेरे इशारे का मंजर था। मैंने अंग्रेजी में तंज इससे कहा, मोहतरम सरंगा, मुर्दा बाबा, फ्लोरा वापस आ गई है, मगर वो नीम जां और बेअम्मा है। इसके बदन पर जर्द रंग के बेशुमार केटरों का तसल्लुत है। मेरा ख्याल है ये मंजर तुम्हारे होशो हवास गुम कर देने के लिए काफी होगा, और तुम्हारे मुशाहदे में कुछ इजाफे का मूजिब होगा। सरंगा बेचैनी से अलिफाटे बैठा और आकर फ्लोरा के बदन का जायजा लेने लगा। वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इसके माथे पर शिकने गहरी हो गई थी। देखा तुमने, ये क्या है? मैंने इस तरह पूछा जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। ये बहुत दिलचस्प है जाबिर, इसने मुख्तसर जवाब दिया, और फिर गहरी नजरों से फ्लोरा के बदन का मुशाहिदा करने लगा। दिलचस्प? मेरा जी चाहा कि इसकी गुद्दी से जुबान खींच लूं। सरंगा फ्लोरा के बदन पर उन कीड़ों की मौजूदगी का आखिर क्या जवाब हो सकता है? जरा सब्र से काम लो, मुझे देखने दो। बज़ाहिर ये कोई मामूली कीड़े नहीं हैं, लेकिन एक बात जरूर है, ये फ्लोरा की हलाकत का सबब नहीं बनेंगे। मगर ये है क्या बिला, ये सारी बस्ती जादू नगरी मालूम होती है मेरे दोस्त, तो ये तो उनका एक अदना सा करिश्मा है। सरमिगा, क्या तुम कुछ समझ रहे हो? मेरी अक्ल तो हैरान है।